गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हर्षा एका, ममता वेरी गुड इवनिंग, आदरी अहाल्या वेरी गुड इवनिंग, शफाक खान वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको ठीक ठाक? क्लियर है बिल्कुल, लाउड है बिल्कुल आवाज? तो बिल्कुल सर, मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ यहाँ से। गुड इवनिंग यार, फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। संजना शर्मा, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। राजदीप कौर वेरी गुड इवनिंग। मान्या वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यार सब लोग फटाफट जुड़ जाएं और फटाफट यार वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या है इंडिया की नई आर्कटिक पॉलिसी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 5-10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के बारे में जो है वो हमने डिस्कस करना है इसको, तो इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना है बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो याद रखेंगे। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सबको यार, वेरी गुड इवनिंग। आई एम फाइन हर्षा शर्मा, वेरी गुड इवनिंग यार। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग जो हैं वो डेली जुड़ते हो। अब मुझे सबके नाम भी जो है वो क्या होने लग गए हैं, याद होने लग गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नाम भी जो है वो मुझे रिकॉल हो पा रहे हैं। वेरी गुड। तो यार नई आर्कटिक पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे गुजारिश है मेरी कि यार आप करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग कर देंगे, कि यार इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल से अगर आप देख रहे हो, अपने लैपटॉप से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो इस 4 चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मैप्स 101 पे, करंट अफेयर्स पे और एनसीईआरटी पे हमारी क्लासेस होती हैं, ज्योग्राफी 101 पे क्लासेस होती हैं। तो यार आप बहुत अच्छे से अगर सपोर्ट करेंगे तो हम और भी तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल। और करंट अफेयर 101 पे हम इस टाइम पे बैठे हुए हैं। मैप्स 101 पे 8 बजे जो है वो क्लास है, वो आपको पता है। एनसीईआरटी पे हम तमिलनाडु बोर्ड की जो है वो एनसीईआरटी कर रहे हैं, और भी एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आज इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी की स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी चल रही है पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो काफी चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अनअकैडमी ऐप में जो है वो आप जुड़ सकते हैं। क्विज जो है वो हम वहां पे करते हैं, स्पेशल क्लासेस करते हैं, प्लस कोर्स जो है वहां पे चल रहे हैं। तो आपने कोई भी कोर्सों को असेस करना है तो वहां पे कोड कौन सा यूज करना है दोस्तों, आशु कोड का आपने यूज करना है। कभी भी आप अनअकैडमी ऐप पे कुछ भी करें तो आपको वो कोड देने के लिए बोले तो आपने आशु कोड यूज करना है, चाहे फ्री असेस के लिए बोले चाहे किसी भी तरह से। तो आशु कोड का आपने यूज कर दिया है। चलो, तो आज हमारा है इंडिया जो है वो एक नई आर्कटिक पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रहा है दोस्तों। तो हमने इसी के बारे में जानना है कि आर्कटिक पॉलिसी क्या है, और इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चर्चा क्या करनी है कि आर्कटिक जो एरिया है वो बेसिकली अगर आप देखोगे उसके साथ कौन कौन सी, उस पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बेसिकली यहाँ पे आएंगी। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो उसका हिस्सा है ऑलरेडी। तो ये हमने देखना है, थोड़ा सा मैप वर्क भी जो है वो हम करेंगे। तो रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक को। कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया ड्राफ्टेड ए न्यू आर्कटिक पॉलिसी दैट एम्स एट एक्सपेंडिंग साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म बढ़ सके, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च हम अच्छे से कर सकें, सस्टेनेबल टूरिज्म बढ़ सके, वहां पे मिनरल्स एक्सप्लोर हों, और जो है वो आर्कटिक रीजन का जो ऑयल और गैस का रिजर्व है उसको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो गाइज यही है मेन चीज, तो जो आपने डिस्कस करनी है हमारे साथ, कि हमने जो है वो वहां पे जनरली इसलिए हम वहां पे काम करते हैं, इसीलिए पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि यार बहुत बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व है जो कि आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। और ये माना जाता है कि 22% पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल और मिनरल गैस है जो वहीं पे जो है वो अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ठंड के कारण, मतलब विंटर्स में जो है वो बहुत ज्यादा आइस शीट्स होती हैं वहां पे,
और समर वहां पे छोटा होता है, जिसके कारण जो है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाती वो चीजें, और आइस शीट्स को उसको खत्म करने में या आइस शीट्स को मेल्ट करने में जो है वो बहुत सा नुकसान भी होता है, और ऐसी हमारे पास इतनी बड़ी जो है लागत या मशीनरी नहीं है। तो उसको हम जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पॉलिसी क्या है? इंडिया हैज डेजिग्नेटेड गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च टू लीड साइंटिफिक रिसर्च। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ने ये जिम्मेवारी जो है वो किसको दे दी गई है? ये जिम्मेवारी जो दी है, गोवा बेस्ड जो है वो एक नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर है। तो वो ये साइंटिफिक रिसर्च करेगा, उसके ऊपर जो है जो आर्कटिक की डेवलपमेंट हम करेंगे। तो ये साइंटिफिक रिसर्च की ड्यूटी किसको दे दी गई है? ये गोवा बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, और ये दोस्तों प्रीलिम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा काम का पॉइंट है। वो आपको दे देगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उसमें गोवा बेस्ड नहीं कुछ और लिखा होगा, लाइक कलकत्ता बेस्ड लिख देंगे, कोई और सेंटर लिख देंगे, लेकिन आपने याद रखना है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन जो है वो रिसर्च करेगा। क्या करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि आर्कटिक का जो एरिया है उसकी साइंटिफिक स्टडी हो सके कि वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, कौन सा ऑयल प्रेजेंट है, किस तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे अगर वहां पे प्रेजेंट है, और किस तरह से आर्कटिक टूरिज्म को प्रमोट करेंगे कि वहां पे अगर जाते हैं लोग तो इस तरह से हम बेनिफिशियल जो है वो हो सकते हैं। तो अभी अभी जो है वो बेसिकली हमने जो है वो इसके ऊपर जो है वो ड्राफ्ट की है पॉलिसी कि क्या करेंगे हम इसके अंदर। तो ये सारी चीजें की जाएंगी, इस तरह से जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा। आर्कटिक है कौन सा एरिया? तो आप यहां पे देख सकते हो मैप में, ये वाला एरिया जो है वो आपको क्या दिख रहा है, आर्कटिक। तो आर्कटिक जो है पोलर रीजन है, लोकेटेड ऑन द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि आपको पता है कि सदर्न मोस्ट में कौन सा लोकेटेड है, सदर्न मोस्ट में आपको पता है इसके बैक साइड पे बिल्कुल आपको कौन सा मिल गया, मतलब इसके पीछे सिर्फ कौन सा मिलेगा, अंटार्कटिका मिलेगा। इसके पीछे कौन सा मिलेगा, अंटार्कटिका। ये आपको कौन सा मिला, आर्कटिक, मतलब जो नॉर्थ पोल वाला पॉइंट है। तो आर्कटिक जो है वो एक पोलर रीजन है जो कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे अर्थ पे जो है वो अवेलेबल है। और आर्कटिक जो है उसके साथ जनरली आप देखोगे कौन कौन सी चीजें जो है वो साथ में आप देखोगे, आर्कटिक ओशन तो आ ही जाएगा क्योंकि आर्कटिक नाम ही उससे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है आर्कटिक यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको एडजेसेंट सी जो भी आसपास के सी हैं वो साथ में अटैच हो जाएंगे। अलास्का आपको दिखेगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है, ये आपको यहाँ पे अलास्का दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा बड़े मैप में भी दिखाता हूँ। कनाडा आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कनाडा आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल। और फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन। तो आप इस मैप में थोड़ा सा देख लो, यहां से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों अलास्का। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अलास्का। अलास्का दिख रहा है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कनाडा, कनाडा दिख रहा है। ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है। यहाँ पे आपको रशिया दिख रहा है। यहीं पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्वे दिख रहा है। और अगर आप नॉर्वे से थोड़ा सा इधर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे आइसलैंड भी दिख जाएगा। यहाँ पे आपको आइसलैंड दिख रहा है, ये आइसलैंड हो गया। तो यहीं पे आपको क्या दिखेगा, यहीं पे आपको जो है फिनलैंड, और क्योंकि नॉर्वे है तो नॉर्वे होगा, तो इसका मतलब यहीं पे क्या होगा, फिनलैंड होगा और स्वीडन होगा। दोस्तों क्या होगा, यहीं पे फिनलैंड और स्वीडन होगा। तो सिंपल है। तो फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो आपको दिख जाएंगी। तो आइसलैंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, रशिया है, अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो आपको साथ में दिख रही हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। और आपको वो पूछ लेगा यूएसए जो है वो क्या आर्कटिक ओशन के साथ अटैच करता है, तो आप कहोगे करता है, अलास्का का एरिया करता है उसका, क्योंकि अलास्का का एरिया जो है वो टच करता है। तो आपने जो है वो कहना है बिल्कुल ये कि हाँ भाई टच करता है वो। लैंड विद इन द आर्कटिक रीजन हैज सीजनली वेरिंग स्नो एंड आइस कवर। और आपको पता है कि वो मैक्सिमम जो है वहां पे सनरेज बहुत ही कम पहुंचते हैं, जिसके कारण वो सारा साल जो है उसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो किससे ढका रहता है, बर्फ से ही ढका रहता है। मैक्सिमम टाइम बर्फ से ही ढका रहता है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि कंट्री कौन कौन सी इसके साथ अटैच है। सेकंड आपने याद रखना है कि इंडिया की ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर हमने कौन से इंस्टीट्यूट को जो है वो क्या दिया है, प्रॉमिस किया है कि आप जो है वो वहां पे क्या करोगे, साइंटिफिक स्टडी करोगे। किस तरह की साइंटिफिक स्टडी करनी है, एक तो टूरिज्म को प्रमोट करना है, एक हमने क्या करना है, ऑयल एंड जो गैस है उसकी एक्सप्लोरेशन के बारे में चर्चा करनी है, और फिर हमने उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है कि क्या क्या चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो इन चीजों के बारे में हमने क्या करनी है, स्टडी। तो अभी तक के पॉइंट तो क्लियर होंगे। नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट क्या हो रहा है आजकल ग्लोबल वार्मिंग का आर्कटिक के ऊपर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, ये पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के कि किस तरह से आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं। द लॉस ऑफ आइस एंड द वार्मिंग वाटर्स इफेक्ट सी लेवल। बाय डिफॉल्ट अगर यार आइस शीट्स मेल्ट होंगी तो इसका मतलब सी लेवल क्या कर जाएगा, तो आप कहोगे सर सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा। सैलिनिटी लेवल एंड करंट एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न।
तो सारा कुछ ही इफेक्ट हो गया यार, सी लेवल राइज कर गया, प्रेसिपिटेशन कई जगह पे बढ़ जाएगी, कई जगह पे होनी बंद हो जाएगी, जो सैलिनिटी है कई जगह पे वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पैटर्न है विंड के मूवमेंट का वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से सारी चीजें ही क्या हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, सी लेवल जो है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। The tundra is returning to swamp and the permafrost is thawing. Sudden storms are ravaging coastlines and wildfires are devastating interior Canada and Russia. तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है, जो ठंडी वेजिटेशन है, टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो स्वेम्पी वेजिटेशन में कन्वर्ट हो रही है, मतलब वो खत्म होती जा रही है। जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एकदम से जो है वो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, उसके कारण जो है वो दिक्कत हो रही है। कोस्ट लाइन जो है वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, बिकॉज सी लेवल राइज करता जा रहा है, तो पानी जो है वो अंदर की तरफ घुसता जा रहा है और जो कोस्ट लाइन है वो खत्म होती जा रही है। आपने देखा होगा वाइल्ड फायर जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी है आजकल, क्योंकि गर्मी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने लगी है। इवन खास करके कनाडा और रशिया को अंदर ही अंदर ये क्या करती जा रही है, खत्म करती जा रही है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि बायोडाइवर्सिटी को जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम एक ही पॉइंट के अंदर इसको लिख देंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। द फिनोमिनली रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द आर्कटिक रीजन इज अंडर सीरियस थ्रेट, मतलब उसी का कॉन्टिन्यूएशन है कि इससे पता लग रहा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, बहुत ही खतरे में है। The absence of year-long ice and higher temperature are making the survival of Arctic marine life, plants and birds difficult while encouraging species from lower latitude to move north. अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, आइस शील्ड मेल्ट हो रही है। इसका मतलब जो ठंडी जहां पे मेरीन लाइफ रहने की आदत थी, वो जानवर जो कि वहां पे ठंडे एरिया में रहते थे, उनकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। उनको सरवाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। और जो और एरिया में रहते थे वो भी इस तरफ मूव करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और उनको भी क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। द आर्कटिक इज ऑल्सो होम टू अबाउट 40 डिफरेंट इंडिजीनियस ग्रुप्स, जो कि सिर्फ वहीं पे रहते हैं, इंडिजीनियस का मतलब सिर्फ वहीं पे रहते हैं, हुज कल्चर, इकोनॉमी एंड वे ऑफ लाइफ इज इन डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे। और उनको डर है यार कि ये सारी की सारी चीजें खत्म ना हो जाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर राइज कर रहा है, आइस शील्ड मेल्ट्स हो रही है, तो उनका सारा का सारा मेरीन लाइफ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल रिजल्ट निकालोगे इसका, तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा तीसरे पॉइंट के अंदर। पहले के अंदर हमने देखा, पहले के अंदर कंट्रीज कौन कौन सी है, फिर हमने ड्राफ्ट किया और कौन से इंस्टीट्यूट को दिया, 3 काम करेगा वो इंस्टीट्यूट। तीसरा हमारे पास आ गया कि वहां पे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि पॉलिसी ड्राफ्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस शील्ड्स मेल्ट हो रही है। तो इसका मतलब सी लेवल क्या कर रहा है दोस्तों, राइज कर रहा है। सी लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि सी लेवल राइज करने के साथ साथ आप कह सकते हो कि वहां की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा खतरा हो गया, खास करके जो मेरीन लाइफ है। तो मेरीन लाइफ है वहां पे 40 इंडिजीनियसली मेरीन लाइफ है, मतलब 40 इंडिजीनियसली वाइल्ड लाइफ जो है वो वहीं पे रहती है, तो उनकी लाइफ को सीरियस थ्रेट है। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि जो साउथ से है या फिर जो नीचे वाला एरिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो साउथ पार्ट है, उससे जो है वो अब जो वाइल्ड लाइफ है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, जिससे जो वहां पे अपने आप वाइल्ड लाइफ लह रही है उसको क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो सिंपली 2 पॉइंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, सी लेवल राइज कर रहा है जिसके कारण कोस्ट लाइन जो है वो खत्म होती जा रही है, और सेकंड थिंग जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, बिकॉज इंडिजीनियसली जानवर जो है वो वहां पे रहना मुश्किल हो रहा है, उनका हैबिटेट जो है वो खत्म हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों आर्कटिक की, द ओपनिंग ऑफ द आर्कटिक प्रेजेंट ह्यूज कमर्शियल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं, ऑयल एंड गैस, मतलब सबसे बड़ा है मिनरल्स। मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है, हर देश चाहता है कि वहां पे एक्सप्लोर करें, पर्टिकुलरली इन शिपिंग, एनर्जी, फिशरी एंड दी मिनरल रिसोर्सेज। तो मेन सेक्टर जो है वो कौन से हैं, शिपिंग, बिल्डिंग, एनर्जी, फिशरीज और मिनरल रिसोर्सेज, हम इनको क्या कर सकें, बिल्ड कर सकें, इसलिए हम वहां पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है। तो कमर्शियल नेविगेशन, कमर्शियल बेस पे हम क्या करेंगे, इट इज ए शिपिंग लेन कनेक्टिंग द नॉर्थ अटलांटिक टू द नॉर्थ पैसिफिक थ्रू ए शॉर्ट पोलर आर्क which could revolutionize the prospectus of trade in Russia and Scandinavian countries। तो स्कैंडेवियन कंट्रीज का मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि यूरोप की कंट्रीज होगी कुछ, उसको क्या कहते हैं, स्कैंडेवियन कंट्रीज। एक हमारे पास हो गया रशिया की कंट्रीज। तो रशिया और स्कैंडेवियन कंट्रीज में जो वो क्या हो जाएगा, ट्रेड आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि शिपिंग लेन एक बन जाएगी जिसके थ्रू हम नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप यहां पे देख भी सकते हो, अगर आप यहां पे देखोगे एक मैप को, यहां से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक अगर मैं कहूं कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास यूरोप है,
ये वाला पार्ट जो है वो यूरोप है, ये वाली कंट्रीज जो है वो आपके पास मान लो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होगी। ये आपके पास हो गया नॉर्थ अटलांटिक, ये आपके पास हो गया नॉर्थ अमेरिका, और इधर आपके पास हो गया नॉर्थ पैसिफिक। तो अगर आप देखोगे यहां पे एक छोटा सा रास्ता होता है, तो अगर हम इसको किसी तरह से यूज कर लेते हैं तो यहां से यहां जाने में भी आसानी हो जाएगी, और ये वाले एरिया को भी अगर एक्सप्लोर कर लेते हैं यहां से भी जाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। रशिया के साथ ये क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों बहुत बड़ा जो है वो रिस्क है, क्योंकि यहां से अगर आप यहां जाओगे रशिया में जाने में, तो इसका मतलब दिक्कत आएगी, क्योंकि रशिया इधर है, ये रशिया है दोस्तों। तो इसका मतलब नॉर्थ अटलांटिक यूरोप से, स्कैंडिनेवियन कंट्री से, यहां से आप ऊपर से जाओगे डेनमार्क फिनलैंड से ऊपर से, तो यहां पे आइस जमी रहती है पूरा साल, जिसके कारण यहां से मूवमेंट नहीं हो पाती और रशिया के साथ ट्रेड नहीं हो पाता। लेकिन अब क्या होगा, ये मेल्टिंग होने के कारण, एक्सप्लोरेशन होने के बाद यहां पे क्या करेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो रशिया की तरफ क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, और ट्रेड क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। तो इसको इस तरीके से आपने समझना है। तो सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों क्या हो जाएगा, कमर्शियल बेनिफिट क्या हो जाएगा, कि अगर हम इस पोलर आर्क को, मतलब इसको शिपिंग लेन जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो रशिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इट इज अप्रॉक्स 40% शॉर्टर देन विया द स्यूज कैनाल और 60% शॉर्टर विया द केप ऑफ गुड होप। तो आप यार इसको समझो ध्यान से, अगर आप कहो, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि समझ आ जाए आपको। दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास यूरोप है पूरा का पूरा, दिस इज यूरोप। ये आपके पास अगर आप देखोगे, यहां पे मैं हल्का सा ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज अफ्रीका। तो ये आपको यहां पे दिखेगा स्यूज कैनाल, ये वाला जो है वो स्यूज कैनाल है, मान लो दिस इज स्यूज कैनाल। तो ये अगर स्यूज कैनाल है दोस्तों, तो इसका मतलब यहां से आपको जो है वो यूरोप, मतलब रशिया जाना होगा, मतलब यहां से आप ट्रेड करोगे, इस तरह से आप जो है वो जाओगे, इस तरह से आप ट्रेड करोगे, जो कि एक बहुत ही लंबा रास्ता है, मतलब बहुत ही बड़ा है। देखो आप केप ऑफ गुड होप से यहां से भी जा सकते हो, इस तरह से भी जा सकते हो, ये भी बहुत लंबा रास्ता है। मतलब आप पहले इंडियन ओशन में आओगे, इंडियन ओशन से जो है वो आप साउथ चाइना सी की तरफ जाओगे, साउथ चाइना सी से आप जो है वो कहां जाओगे, रशिया में जाओगे। तो ये रास्ता हो गया। एक हो गया आप स्यूज कैनाल से जा सकते हो, स्यूज कैनाल से फिर आपको इंडियन ओशन की तरफ आना पड़ेगा, इंडियन ओशन से फिर साउथ चाइना सी, फिर आप रशिया पहुंचोगे। कहीं आप सीधा ही ऊपर से पहुंच सकते हो, बिल्कुल ऊपर से आर्कटिक वाले रीजन से ही पहुंच सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको आसानी हो जाएगी यहां पे पहुंचने में, तो आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, यहां से आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, और आपको घूम के आना जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 40% शॉर्टर रूट है अगर स्यूज कैनाल के थ्रू जाते हैं, 60% शॉर्टर रूट है अगर केप ऑफ गुड होप से जाते हैं। मतलब सेकंड बेनिफिट क्या हो गया कि रास्ता जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। इट वुड कॉज सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन टाइम, बाय डिफॉल्ट भाई अगर रास्ता छोटा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, फ्यूल की बचत होगी, ऑयल की बचत होगी, लिमिट एनवायरमेंटल एमिशन, बिल्कुल जो फ्यूल का जो हम कह सकते हैं वेस्टेज है, वो जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी में जाएगा, उससे एनवायरमेंटल एमिशन कम हो जाएगी। एलिमिनेट पायरेसी रिस्क, और ये भी हो जाएगा कि रास्ते में जो पायरेट्स होते हैं वो कहीं लूट ना ले या कुछ और ना कर ले, वो भी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो काफी चीजों का बेनिफिट जो है वो हो सकता है, खास करके रशिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और गाइस इतना ज्यादा फोकस सारी कंट्रीज क्यों कर रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑयल एंड नेचुरल गैस। एस्टिमेटेड की 22% ऑफ द वर्ल्ड अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज, 22% unexplored resources mostly in the Arctic Ocean will be open to access along with the mineral deposit including 25% of the global reserve rare earth buried in the Greenland। तो ये माना जाता है कि 22% ऑफ द वर्ल्ड अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज जो है वो आपको आर्कटिक ओशन के आसपास मिलते हैं, और उसकी असेस जो है वो सब लोगों को मिल जाती है, और 25% ग्लोबल रिजर्व है वहां पे रेयर मटेरियल के, जो कि आपको उसके ग्रीनलैंड के आसपास या आपको आर्कटिक के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप ग्रीनलैंड यहाँ पे देखोगे तो ये रहा ग्रीनलैंड, तो आर्कटिक के साथ बिल्कुल टच कर रहा है वो, इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपको जो है वो मिल सकता है। तो ये आपको आसान हो जाएगा। अब इश्यूज क्या हैं दोस्तों, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेविगेशन की। नेविगेशन कंडीशंस आर डेंजरस एंड रिस्ट्रिक्टेड टू समर। इसका मतलब ज्यादातर आप कहां जा सकते हो, सिर्फ गर्मियों में ही जा सकते हो। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि वहां पे खुला होता है वो ज्यादा। ज्यादा सर्दी में क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे आइस शीट्स जमी होती हैं, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, हमारे पास डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है कि वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो शिप को खड़ा कर सके, वहां पे आराम कर सके, वहां से आगे बढ़ सके। आइस ब्रेकर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं आइस शीट्स होती हैं वहां पे बड़ी बड़ी, जिसके कारण इसको ब्रेक करना जरूरी है, और इतनी ज्यादा इनपुट कॉस्ट है आइस ब्रेकर्स की, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि इसका यूज करे। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स ट्रेन्ड फॉर पोलर कंडीशन,
इतने कम टेम्परेचर में रहना, उसके लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, वो नहीं है। हाई इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड टू द डिफिकल्टीज, मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस ये नहीं है कि हाँ यार वो बंदा जो है वो उसको कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, खाने के लिए है भी या नहीं है, तो कोई इंश्योरेंस नहीं है उसका, मतलब उसको कोई वहां पे रहने योग्य चीज जो है वो नहीं मिल सकती, ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब बहुत से जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है जहां पे हम मतलब वहां पे उसको खड़ा कर सकें। डीप वाटर का मतलब होता है कि आराम से शिप जो है वो खड़ी हो सके, बड़ी शिप जो है वो खड़ी हो सके, नीचे सतह से जो है वो हटके हो। आइस ब्रेकर्स की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, स्किल्ड वर्कर जो पोलर कंडीशंस में रह सके, और वहां पे रहने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो वो डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। तीसरा, माइनिंग एंड डीप सी ड्रिलिंग कैरी मैसिव कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल रिस्क। पहले तो आप वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करोगे जहां पे आपको ड्रिल बनानी पड़ेगी, जो कि अंडर वाटर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी मिनरल्स को निकालने के लिए, जिसकी दोस्तों कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, और उसका इन्वायरमेंटल रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर लीकेज होती है किसी तरह से तो पूरा का पूरा एरिया की जो मेरीन लाइफ है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। Unlike Antarctica, the Arctic is not a global common and there is no overreaching treaty that governs it. बिल्कुल, अंटार्कटिका में तो हमारे रिसर्च सेंटर ऑलरेडी हैं, अगर आप देखोगे बहुत ही फेमस फेमस है, ठीक है, लेकिन आर्कटिक जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन नहीं है। अंटार्कटिका में जिस तरह से एक्सपीडिशन चलती रहती है नॉर्मल बेस पे, आर्कटिक में ऐसे नहीं चलती कि हर साल कोई ना कोई कंट्री जो है वो वहां पे भेजती है, ऐसा नहीं है। अंटार्कटिक में भेजती रहती है, जैसे अभी इंडिया ने अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की है, वहां पे भेजा है 42 बंदों को, लेकिन आर्कटिक में ऐसा नहीं होता। तो वो एक कॉमन चीज नहीं है जहां पे कोई ट्रीटी भी साइन हुई हो। अंटार्कटिका की तो ट्रीटी भी है हमारे पास, है ना, लेकिन आर्कटिक के लिए कोई ऐसी ट्रीटी भी नहीं है जो मतलब पूरी तरह से वहां पे जो गवर्न कर सके उसको। तो हमारे पास इश्यूज क्या है? सबसे पहला इशू दोस्तों हमारे पास क्या आया सामने? सबसे पहला आया कि डेंजरस है ना, नेविगेशन डेंजरस है और ओनली समर में ही ज्यादा जा सकते हैं, विंटर में ज्यादा नहीं जा सकते। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि पोर्ट्स नहीं है वहां पे, डेवलप नहीं है जहां पे हम शिप को खड़ा कर सकें और रेस्ट कर सकें या आगे बढ़ सकें। तीसरा हमारे पास आइस ब्रेकर्स की जरूरत है, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फोर्थ हमारे पास क्या है? वर्कर्स हमारे पास ट्रेन नहीं है जो पोलर कंडीशंस में रह सके। तीसरा, लिविंग कॉस्ट जो है वो वहां पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, उसको सहना मुश्किल है। सिक्स्थ हमारे पास क्या होगा? ड्रिलिंग जो है वो चाहिए, ड्रिलिंग मशीन जिसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगी। सेवंथ हम कह सकते हैं कि आर्कटिक एरिया इतना ज्यादा जो है वो कॉमन नहीं है कि वहां पे हमें जो है वो रहना आसान हो जाए, तो उसके लिए कोई बॉडी भी नहीं है जो उसको क्या करती है? गवर्न करती है। तो ये 6-7 पॉइंट हमारे पास क्या हो गए? इश्यूज खार करके मेंस के लिए जो बहुत जरूरी है। कंफ्लिक्ट क्या है आर्कटिक के ऊपर? रशिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क हैव पुट इन ओवरलैपिंग क्लेम्स फॉर एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड द राइट टू सी बेड रिसोर्सेज। अब ये यार चारों कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पे मेरा कंट्रोल है, ये मेरी बाउंड्री के अंदर आता है, ये मेरी बाउंड्री के अंदर आता है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिसोर्सेज इन कंट्री को मिल सके, क्योंकि अगर किसी के बाउंड्री में आ गया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर सकते हैं? उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। Next, China playing the economic advantage has moved in past projecting the Polar Silk Road as an extension of the Belt and Road Initiative. अब चाइना जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से? जो उसका वन बेल्ट रोड का कंसेप्ट चल रहा है वो पोलर सिल्क रोड तक अटैच होना चाहता है, ताकि उसके ऊपर जो है वो क्या किया जा सके? वहां पे पोर्ट्स बनाए जा सके, उस वहां से एनर्जी जनरेट की जा सके, अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की हेल्प ली जा सके। लेकिन अभी तो ये सिर्फ सपना है चाइना का, अभी आगे जाके होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ वो कोशिश कर रहा है कि जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें वो पोलर सिल्क रोड को भी क्या कर ले? अटैच कर ले। एज सच उसको क्या होगा? इकोनॉमिक एडवांटेज होगा, और मैक्सिमम कंट्री शायद सपोर्ट भी कर दे, क्योंकि उन कंट्रीज को भी फायदा होगा, वो भी वहां पे क्या कर सकती हैं? एक्सप्लोर कर सकती हैं। तो ये सबसे बड़े दो कंफ्लिक्ट हैं। एक तो जो चार कंट्रीज है वो आपस में अपनी टेरिटरीज को क्लेम कर रही हैं कि वो आर्कटिक एरिया के ऊपर भी करते हैं। दूसरा जो है वो चाइना का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इसमें, क्योंकि पोलर सिल्क रोड बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इसको याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज है। ग्रीनलैंड आप यहाँ पे देख सकते हो, कनाडा देख सकते हो, अलास्का मतलब यूएसए का पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपको नॉर्वे दिख जाएगा, यहीं पे आपको फिनलैंड और जो है वो स्वीडन मिल जाएगा, और इसी के नीचे आपको आइसलैंड मिलेगा, रशिया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो यहाँ पे बाउंड्री जो है वो आर्कटिक एरिया के आसपास शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हो रशिया, रशिया, और जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर में, रशिया दिख रहा है आपको। कनाडा जो है वो यहाँ पे आपको ऑरेंज में दिख रहा है, ये इसकी मतलब एक्सप्लोरेशन साइट है। ये आप देख सकते हो दानिश हो गए, ये वाले जो हैं, और मतलब डेनमार्क का एरिया हो गया यहाँ पे, और ये हमारे पास यूएस का हो गया, मतलब अलास्का जो है वो क्लेम करता है। इंडियाज इंटरेस्ट क्या है आर्कटिक में? इंडिया के इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है।
इंडिया का सबसे पहले एनवायरमेंटल इंटरेस्ट। इंडियाज एक्सटेंसिव कोस्टलाइन मेक्स इट वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक वार्मिंग ऑन द ओशन करंट्स, वेदर पैटर्न, फिशरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मॉनसून। तो इंडिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये है, एनवायरमेंटल इंटरेस्ट की, पता है कि उसको आर्कटिक जो है वो उससे बहुत ज्यादा दूर है, और इंडिया की जो कोस्टलाइन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसके कारण इंडिया को फायदा हो सकता है कि वेदर पैटर्न या ओशन करंट्स जो हैं वो आर्कटिक वार्मिंग के कारण जो है वो इफेक्ट जो है वो होंगे ही होंगे, जिसके कारण जो है वो उसका जो है वो क्या हो सकता है, आगे जाके फायदा जो है वो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं निकल सकता है। Arctic research will help India's scientific community to study melting rates of the Himalayan glaciers, which were endowed with the largest freshwater reserves in the world outside the geographic poles. तो ये देखा जा सकता है कि जो आइस शील्ड्स हैं वो कितने समय में मेल्ट हो रही हैं, उससे हम हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं उसके मेल्टिंग रेट को माप सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें ये पता लगेगा कि जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं वो हमारे पास कितने रहेंगे, और हम उसको कितना टाइम पीरियड तक जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7516.6 किलोमीटर की इंडिया की क्या है, कोस्ट लाइन। तो ये वल्नेबल बना देती है टू द इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक वार्मिंग, जो कि आर्कटिक एरिया में जो है वो वार्मिंग हो रही है, तो उसका कोई खास इफेक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ता, ना ही ओशन करंट्स के ऊपर कोई खास पड़ता है, फिशरी के ऊपर कोई खास नहीं पड़ता, और ना ही इतना ज्यादा मानसून के ऊपर कोई खास इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है, ये हमारा इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट भी है कि अगर हम वहां पे कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं तो भी जो है वो कोई खास हमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ये तो हो गया इन्वायरमेंटल, तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। साइंटिफिक, साइंटिफिक बहुत ज्यादा फायदा है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक, दोस्तों प्रीलिम्स का पॉइंट आ गया, नोट कर लो इसको। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक इन 2007 एंड सेट अप ए रिसर्च स्टेशन हिमाद्री। याद रखना है, हिमाद्री स्टेशन जो है वो हमारा कहां पे है, आर्कटिक में है। और इन द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस एट नाय एल्संड इन स्पिट्सबर्ग स्वेलबर्ड नॉर्वे। और किस साइड पे है, नॉर्वे वाली साइड पे, इसको आपने याद रखना है। और कौन क्या नाम है उसका, हिमाद्री। इसको याद कर लें दोस्तों, हमारा क्या है, हिमाद्री। और कौन से वाली साइड पे, नॉर्वे वाली साइड पे, स्पिट्सबर्जन वाली साइड पे है, ठीक है, स्पिट्सबर्जन में है, और जो जगह कहां पे है, नॉर्वे में। इंडिया हैज टू अदर ऑब्जर्वेटरीज इन द कोंग्सफोर्ड एंड ग्रूव बेडेड इन नॉर्वे। और इंडिया की ये दोनों ऑब्जर्वेटरीज जो है वो नॉर्वे वाली साइड पे हैं, तो आप देख सकते हो उसका नाम क्या है, कोंग्सफोर्डन एंड ग्रूव बेडेड। Scientific research in Arctic development in which India has a good record will contribute to its understanding of climate changes in the third pole, the Himalayas. तो इसका मतलब यार हमारा मेन कंसर्न जो है वो हमारे हिमालय से रिलेटेड है, जो हमारे एरिया में आता है। हम नॉर्थ पोल से ये जान सकते हैं कि किस तरह से हिमालय में आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, कितने पेस से हो रही है, मतलब कितनी स्पीड से हो रही है, और कितना फ्रेश वाटर जो है वो आने आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है, और इसको किस तरह से हम सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम ध्यान में रख सकें। तो एक रिसर्च स्टेशन आपने याद रखना है, हिमाद्री, और दो ऑब्जर्वेटरीज याद रखनी है, कोंग्सफोर्डन एंड ग्रूव बेडेड, ये दोनों याद रखनी है। और तीनों के तीनों अगर आप देखोगे, रिसर्च स्टेशन भी और ऑब्जर्वेटरीज भी, ये कहां पे हैं, नॉर्वे वाली साइड पे। इसको आप लिख लो क्योंकि ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें और कुछ भी नहीं है, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लें। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ एन एक्टिव चाइना इन द आर्कटिक एंड इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद द रशिया आर सेल्फ एविडेंट एंड नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग। अब भाई रशिया के साथ चाइना का टाई अप है, मैंने कल एक न्यूज कराई थी S-400, तो आपको पता है S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो चाइना ने भी परचेज किया हुआ है। इसका मतलब चाइना की रशिया के साथ मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। तो चाइना और रशिया कहीं वहां पे मिलके, क्योंकि चाइना का भी आर्कटिक में कंसर्न है, रशिया चाइना का भी है, रशिया का भी है, तो दोनों कहीं आपस में मिलके जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक जो है वो लोकेशन ना बना ले वहां पे, तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो हमें भी उस एरिया में घुसना पड़ेगा। तो हमें जो है वो उस एरिया को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, तो हमें वहां पे घुसना पड़ेगा, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। India has had observer status in the Arctic Council, which is the predominant intergovernmental forum of cooperation on the environment and development aspect of the Arctic. अब आर्कटिक का एरिया जो है वो इतना ज्यादा, आप कह सकते हो कि मिनरल्स जो है वो वहां से निकल सकते हैं, इतने ज्यादा मिनरल्स वहां से निकल सकते हैं कि वहां पे क्या हो सकता है कि बहुत सी कंट्रीज जो है वो इन्वायरमेंट को ध्यान में ना रखते हुए वहां पे एक्सप्लोरेशन करनी स्टार्ट कर दें। तो इसलिए काउंसिल बनाई गई थी दोस्तों, आर्कटिक काउंसिल, और इंडिया उसमें एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस भी है।
जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है वहां पे, और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है उसके लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो वहां पे काम करती है और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को देखती है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी क्या कर सके, साथ में अचीव कर सके। तो भाई आगे क्या करना है हमने, इट इज हाई time that India presence in the Arctic expands from the dimension of scientific exploration to strategic, economic and environmental political aspects. The drafting of new Arctic policy suits the need of the और मतलब अभी हमें जरूरत है, किस तरह से जरूरत है, हमने इन्वायरमेंट एस्पेक्ट से भी देखना है, हमने वहां पे स्टडी करनी है साइंटिफिकली इन्वायरमेंट बेस पे। दूसरा, हमने डिफेंस बेस पे भी हमने जो है वो चाइना को टैकल करना है, उसको भी हमने देखना है कि चाइना कहीं वहां पे फायदा ना उठा ले किसी चीज का। साइंटिफिक भी है कि वहां पे ऑयल और गैस के रिजर्व है, हमने उसको क्या करना है, एक्सप्लोर भी करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ये इश्यूज हैं जो बेसिकली इंडिया जो है इसीलिए ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो कर रहा है। तो आपको किसी ना किसी तरह से मेंस में ये पूछ लिया जाएगा, तो मेंस में इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेंस में आपको आसान हो जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को टॉपिक क्लियर होगा, ज्यादातर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन फिर भी मैंने बताया है कि प्रीलिम्स के कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो फटाफट यार लाइक और शेयर कर दे और मुझे थंब एक्सप्रेशन दे दे कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया टॉपिक, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और गाइस अनअकैडमी की क्लासेस आप जो है वो देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स को पूरी तरह से करने के लिए, लाइव टेस्ट और क्विज देने के लिए, अनलिमिटेड असेस जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 100+ एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि टॉप 100 एजुकेटर है पूरे इंडिया के, बेस्ट एजुकेटर्स हैं पूरे इंडिया के। और गाइस वो कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 15,000 कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अलग अलग तरह के कोर्सेज, इवन ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब पे पहुंचोगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है या आइकॉनिक लेनी है। तो प्लस का मतलब है दोस्तों आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा कि हाँ इस दिन ये क्लास होगी, इतने बजे होगी। तो उसकी वैलिडिटी दोस्तों 1 साल से लेके 3 साल तक की अवेलेबल है। आप कोई भी वैलिडिटी का कोर्स जो है वो ले सकते हो, आपको फायदा होगा इसका। और ये 9,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे बेस्ट बाय जो है वो 12 मंथ्स का और 24 मंथ्स का जो आपके लिए बेस्ट बाय है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर दी बेस्ट बाय। तो लेकिन आपने इतने प्राइस पे नहीं खरीदना है इसको, आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आपने रेफरल कोड में क्या लिखना है, आशु लिख देना है। आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसको कम प्राइस पे खरीद सकते हैं। और गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको 4 चीजें जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगी। एक तो गाइस आपको एक पर्सनल कोच दे दिया जाएगा, जो आपका एक क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। वो आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर करेगा और उसके आंसर को इवेल्युएट करेगा। उसके हिसाब से वो आपका स्टडी प्लान बनाएगा, स्टडी प्लान बनाने के बाद आपको फीडबैक देगा, फिर आपका स्टडी प्लान बनेगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। तो इसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि पर्सनल कोच आपको दिया जा रहा है जो आपको ग्रेड करेगा। तो लेकिन ये भी आपको 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा इंस्टेंटली, अगर आप इस कोड को क्या करोगे, यूज करोगे। तो आप इस कोड को दोस्तों क्या करोगे, यूज, और आपको ये बहुत ही कम प्राइस पे जो मिल जाएगा। इसको आप ईएमआई से भी परचेज कर सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर। और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही कम प्राइस, मात्र 3500 में आप 3 साल की वैलिडिटी के साथ ले सकते हो पर महीने के बेसिस पे। अगर आप 12 महीने का ले सकते हो तो 5000 की अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ऑप्शनल कोर्सेज को दोस्तों आप परचेज कर सकते हो। ऑप्शनल कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप देख सकते हो 1 महीने से लेके 36 महीने तक फिर से है, लेकिन ऑप्शनल के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है। कोई भी ऑप्शनल आप करना चाहते हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसमें भी आपने कोड कौन सा यूज करना है, आशु कोड यूज करना है और आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट पे दोस्तों जुड़ जाएं। कॉम्बैट पे जुड़ने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और इनरोल हो जाएं फटाफट, क्योंकि 31 जनवरी को 11 बजे जो है वो इसको हमने स्टार्ट करना है। और 45 मिनट्स मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, उसमें आप इनरोल हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट 3 रैंकर्स को हम 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं और 4 रैंक से लेके 150 रैंक तक हम 1000 रुपीज के वाउचर जो है वो आपको दे रहे हैं। और गाइस 2021, 22 और 23 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो 25 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और ये 6-6 महीने के बैचेस हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लें। बाइलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है, और जितने टाइम तक आपकी वैलिडिटी है तो आप बैच जो है वो दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 2023 के लिए भी बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फटाफट यार इनरोल हो जाएं। और कल से जो आइकॉनिक प्राइस के, एक आइकॉनिक के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो फटाफट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप बाय कर लें।
अपग्रेड कर लें आज ही इसको, जो कि आपको फ़ायदा दोगा। आपके फ्रेंड ने, आपके किसी रिलेटिव ने अगर इसको बाय करना है तो उसको बता दें कि यार प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं। आप कॉम्बो भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। कॉम्बो परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कोड का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो गाइस अगर आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, इसका मतलब आपसे वो एक कोड पूछेगा। चाहे फ्री कोर्सेज़ को असेस करना है, तब भी आपको एक कोड पूछा जाएगा। तो आपने इस कोड का यूज़ करना है, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप उसके 2-3 फ़ायदे हैं कि आप मेरे से पर्सनली मुझे पता लग जाता है कि ये बच्चे जो हैं, वो एक्चुअली गाइडेंस लेना चाहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है किसी तरह से। इवन आप फ्री कोर्सेज़ भी असेस करते हो, तब भी आप इसका यूज़ करोगे। और फिर भी जो है वो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मेंटर बन के रहूँगा ताकि सारी चीज़ें आपको सिखा सकूँ। सर एक रिक्वेस्ट है कि कंटेंट बाइलिंगुअल रखिए। मैं कोशिश करूँगा संध्या कौशिक कि बाइलिंगुअल कर दें हम, मैंने कहा हुआ है 2-3 दिन से कहा हुआ है, लेकिन हम ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जब भी हो पाएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। थैंक यू गाइस। तो इसी तरह से जुड़ना है। आज 8 बजे हम एक स्ट्रैटेजी की वीडियो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप 5 महीने में जो है वो तैयारी कर सकते हो प्रीलिम्स की। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो बना के दूँगा कि किस तरह से आप उसको तैयार करोगे। तो गाइस मिलते हैं 8 बजे। टेक केयर और कल 12 बजे मिलेंगे तमिलनाडु